नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजू मास्टर है और वंस अगेन शनिवार सुबह 11 बजे आपकी खिदमत में पेश हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और आज ऐसे एक गेस्ट के साथ मैं आया हुआ हूँ जिसको मिलके आपको भी बहुत अच्छी खुशी होगी। आज के जो हमारे गेस्ट है एहसन बशीर साहब, वेलकम सर। थैंक यू। जो बहुत बड़े एमएस सर्जन है, जो सीनियर सर्जन एट हर्ष हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम अडाजन से है, जिनके पास मोर देन 20 इयर्स का सर्जरी का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने फेलोशिप इन लेप्रोस्कोपी एंड फेलोशिप इन लेसर सर्जरी फ्रॉम जर्मनी से किया हुआ है। ही स्पेशलिस्ट इन एनोरेक्टल एंड लेप्रोस्कोपी सर्जरी। लेसर सर्जरी में पाइल्स, फिशुरे, फिस्टुला, साइनस एंड वेरिकोस वेन का उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पेट के रोग संबंधी जैसे कि हर्निया, सारण गांठ, पित्ताशय की पथरी, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन का उनके पास बहुत ही बड़ा माहिर ऑपरेशन का एक्सपीरियंस है। तो लेट अस टॉक आज के हमारे गेस्ट से। वंस अगेन वेलकम सर। थैंक यू। हमारा जो आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि आज की तारीख के अंदर बहुत सारे लोग, हमने देखा है एक सर्वे के मुताबिक मोर देन 13% लोग गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और पर डे 16,000 से ज़्यादा लोग सर्च करते हैं कि अगर मुझे पाइल्स रिलेटेड या तो पाइल्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं कहाँ पे जाके उसका सॉल्यूशन ढूंढूं। तो सर, आगे बढ़ने से पहले एक ऐसा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जो हर एक लोग के दिमाग में है कि आप यहाँ पे आए तो हो, आपने बहुत सारी सर्जरी की होगी, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी सर्जरी की सर आपने? शुरुआत में मैं मेरी बात करूं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पेट से संबंधित रोगों के पेशेंट्स ही हमारे पास ज़्यादा होते थे। लेकिन पिछले 5 वर्षों में क्योंकि नई जनरेशन का और बाकी लोगों का भी खान पान बदला है, जंक फूड का प्रचलन बढ़ा है, लोग ऐसा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें ब्रेड, मैदा इत्यादि ज़्यादा हो, और सलाद, फ्रूट्स, हरी सब्जी, इसका सेवन कम हो गया। और 2 साल से तो लॉकडाउन ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है, तो उसकी वजह से लोग मेहनत का वाला काम नहीं कर पाते हैं और इसकी वजह से पेशेंट्स को पाइल्स की समस्या ज़्यादा होने लगी है। तो पिछले 2-3 सालों से पाइल्स के ऑपरेशंस और पाइल्स के पेशेंट ओपीडी में ज़्यादा आते हैं। इसकी वजह से सर्जरीज भी पाइल्स के पेशेंट्स की काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है हमारे सेंटर पर। ग्रेट। तो बहुत सारी सर्जरी तो बढ़ गई है, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि पाइल्स के बारे में लोग कभी कभी बताना नहीं चाहते या तो फैमिली मेंबर को भी नहीं बोलते, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है सर? ये एक सच्चाई है कि पेशेंट्स इवन ओपीडी में भी जब मरीज आता है तो माना कि वो बच्चा है तो मदर के साथ आया, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, या कोई भी रिलेटिव के साथ आता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ में पेशेंट अंदर आने के बाद बोल देता है तुम्हें बाहर बैसो, आप बाहर रुकिए, मैं डॉक्टर से बात कर लेता हूँ। तो अपन वो किस लिए हॉस्पिटल आया वो उसके साथ में आने वाले के साथ भी शेयर नहीं करता है। और जब हमारे पास आने के बाद जब उसके रिलेटिव बाहर होते हैं तब वो हमको बोलता है कि मेरे को ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे लेटरिन के टाइम पर ब्लड आ रहा है, कोई बोलता है मुझे मांस बाहर निकल गया, कोई बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मैं बैठ नहीं सकता हूँ, लेटरिन करने के बाद आधे घंटे तक मेरे को रेस्ट करना पड़ता है, चक्कर आने लग जाते हैं, लेटरिन की जगह खुजली बहुत रहती है। ऐसी समस्याओं के साथ कई सारे पेशेंट्स रहते हैं जो अपने कलीग, अपने रिलेटिव और अपने ब्लड रिलेटिव को भी कई बार नहीं बताते हैं, तो दोस्तों तक बात बताने की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। मन में एक शाइनेस रहती है कि ये चीज़ मुझे ऐसी हो गई है जो किसी को बताने लायक नहीं है, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अगर इसको जल्दी शेयर करे, जल्दी अगर वो डॉक्टर को दिखा दे तो कई हद तक उसका बिना सर्जरी और सिंपल मेडिसिन और दवाइयों से भी अपन उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, यानी इतना डरने वाली बात नहीं है, बट जो लोग समझते हैं कि इसमें कोई शाइनेस की बात नहीं है, जितना जल्दी हमको पता चलता है, जितना जल्दी हम लोग डॉक्टर से मिलेंगे उतना अच्छा होगा। इसके बारे में एक बीच में और रोकूंगा, एक एग्जाम्पल और दूंगा कि मैंने बीच में एक समाज की रिक्वेस्ट पर एक गूगल फॉर्म बनाया था। उसमें पेशेंट को किसी को डिस्कस नहीं करना होता था, मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज आता था। गूगल फॉर्म में पेशेंट की कंप्लेन, उसके ऑप्शन, उसको क्या परेशानी, ऐसे ही रूटीन सर्वे कराया था हमने। वो मैसेज 1000 लोगों में भेजा था, उसमें से 82 रिवर्ट मेरे पास वापस आए और उनको पेशेंट
को कोई न कोई संबंध से पाइल्स की तकलीफ थी। मतलब अगर अपन देखें कि 1000 पेशेंट के मोबाइल पर मैसेज गया और उसमें से 80 पेशेंट ने हमें वापस रिवर्ट किया कि उनको कुछ न कुछ समस्या थी और उन्होंने मेरे साथ फ़ोन पे कनेक्ट किया और हमने उनको जिसमें से ज़रूरत थी 25-30 पेशेंट को ओपीडी में एग्जामिन भी किया और उसमें से हार्डली 4 या 5 पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। रेस्ट ऑफ द पेशेंट्स जितने भी थे वो मेडिसिन से ठीक हो गए। तो कई पेशेंटों को ये भी डर रहता है कि हॉस्पिटल जाएंगे तो एक तो किसको बताएं, उसमें उनको शर्म रहती है, दूसरा कि वहाँ जाएंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। हाँ, मेरा अगला सवाल वही है, बट उसके पहले मैं एक बात बता दूं। जैसे ही सर ने बताया कि उनके पास एक फॉर्म रेडी है, तो अगर इफ़ यू अलाउ अस देन वी विल पुट योर फॉर्म इनटू द कमेंट्स बॉक्स। यहाँ पे कमेंट में आपको हम लोग एक फॉर्म भेज देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, सर के पास डायरेक्टली उसका रिवर्ट चला जाएगा। और इफ़ यू वांट टू आस्क, नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं सर का भी नंबर आपको मैं लास्ट में देने वाला हूँ, उनका एड्रेस भी देने वाला हूँ, उनके हॉस्पिटल का भी एड्रेस देने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दूसरी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले ये चैनल आपको सब्सक्राइब करनी है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजना है। सर, एक बात मुझे पूछनी है कि इसके रिलेटेड कितनी सारी और कौन कौन सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी पेशेंट पाइल्स से पीड़ित है, पहले तो पेशेंट को खुद को पता चलना चाहिए कि उसको पाइल्स है, कि उसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है, उसको क्या परेशानी हो, तब उसको लगना चाहिए कि उसको पाइल्स है। लाइक जैसा मैंने पहले बताया है कि दर्द के साथ या बिना दर्द के टॉयलेट करते टाइम पे खून आना, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम। कि कोई भी पेशेंट सुबह फ्लश करे उससे पहले एक बार टॉयलेट में देखे। पेशेंट कई बार बोलता है वेस्टर्न टॉयलेट था, हमको पता नहीं, हमने तो फ्लश कर दिया, और बाद में चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस आ रही, तब वो हॉस्पिटल पहुंचता है और बाद में पता चलता है पेशेंट को खून की कमी हो गई है, इसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे थे और उसका प्राइमरी कॉज पाइल्स था। तो ऐसे कोई भी पेशेंट जिनको टॉयलेट करने के बाद दर्द के साथ या बिना दर्द के ब्लड आए, टॉयलेट के बाद कोई मांस बाहर निकल रहा हो, वीकनेस रह रही हो, पेरिएनल इचिंग हो, बैठने में दिक्कत आ रही हो, या टॉयलेट करने के बाद 10-15 मिनट तक उसको रेस्ट करना पड़े, कमज़ोरी जैसा लगना शुरू हो जाए, ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल में आके एक बार कंसल्टेंट को दिखाना चाहिए। और 80 to 90% पेशेंट सामान्य बदलाव दवाई मेडिसिन के साथ ठीक हो जाते हैं। 10 से 15% पेशेंटों को ही सर्जरी की ज़रूरत होती है। हाँ, तो मेरे दूसरे 2 सवाल के आपने जवाब ऑलरेडी दे दिए कि सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे ऐसा है, तो आपने उसका बहुत सही तरह से जवाब दिया है। और दूसरी भी एक बात है जो हमारे दिमाग में है और एक मान्यता है कि अगर मैं ऐसा दिखाने गया तो जो भी सर्जन डॉक्टर है मुझे ऑपरेशन ही कर डालेगा। तो सर ने बहुत ही खूबी से बताया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं, यू कैन टेक मेडिसिन, आप मेडिकेशन से भी अच्छे हो सकते हो। ओके सर, एक मैंने सुना है, शायद ये सच्ची बात है या गलत वो मुझे पता नहीं है, बट आप ही सही जवाब दे सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर्जरी कराने के बाद टॉयलेट का जो सेंसेशन है वो पता नहीं चलता, या तो फिर मुझे पता ही नहीं चलता टॉयलेट होगी, तो वो कितने हद तक ये सही है सर? नहीं, ये जो धारणा है मरीजों के बीच में ये बिल्कुल सही है। मेरे पास अगर मैं बात करूं तो महीने में 500 पेशेंट्स ओपीडी में आते होंगे पाइल्स के, उसमें से 450 यानी कि 90% मरीजों का ये सवाल रहता है कि अगर मैंने कोई भी इंटरवेंशन सर्जरी या कुछ भी ट्रीटमेंट कराया तो मेरा कंट्रोल चला जाएगा। पहला सवाल उसका यही रहता है। दूसरा कि मैं ऑपरेशन करा लूँगा, मुझे ठीक नहीं होने वाला, ये प्रॉब्लम तो मेरे दादा परदादा ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं होता है, ये तो वापस हो जाएगा 2-4-6 महीने में, और ऑपरेशन के बाद तू टॉयलेट नहीं कर पाएगा, तेरा कंट्रोल चला जाएगा, और जब भी तेरा मन करेगा, याद आएगा टॉयलेट का, तेरे को टॉयलेट के लिए भागना पड़ेगा। तो ऑपरेशन के बाद तो डे टू डे लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो एकदम मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। नए प्रोसीजर्स के साथ पेशेंट का कंट्रोल नहीं जाता है। नए प्रोसीजर में मैंने अभी तक 4000 से ज़्यादा पाइल्स की सर्जरी कर चुका हूँ, पर लास्ट 20 सालों में मैंने ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा जिसको इनकंटिनेंस हो गया हो या कंट्रोल चला गया हो। तो ये एकदम मिथ है। नए वाले जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, आपने अगर सर्जन के पास ऑपरेशन कराया है तो कंट्रोल जाने की संभावना ऑलमोस्ट 0 है। तो ये एक मिथ है, इसके लेके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इससे ही डरते हैं और वो डरने के कारण ही वो कराने के लिए राजी नहीं होते, या तो फिर दिखाने भी नहीं जाते, और जब प्रॉब्लम एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है
तब होता है। अभी और एक सवाल है सर, आज के पेंडेमिक टाइम के अंदर आपको भी पता है कि सबको भी पता है कि कोई भी मैं सर्जरी कराऊंगा तो मुझे मेडिक्लेम में खर्चा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर ऐसी सर्जरी के अंदर अगर हम लोग ये ऑपरेशन करवा दें तो मुझे मेडिक्लेम में मिल सकता है पैसा कि नहीं मिल सकता है सर? देखिए, ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां, हमारा हॉस्पिटल भी काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियों के कैशलेस पैनल पे है, तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेजॉरिटी ऑफ कंपनियों में 2 इयर्स के लिए एग्जम्पशन होता है पाइल्स सर्जरी के लिए। 2 साल तक अगर आप पाइल्स के लिए कोई भी क्लेम रखते हैं और आपकी पॉलिसी 2 साल से कम पुरानी है तो उसमें कई बार कंपनी उसको प्री एग्जिस्टिंग करके रिजेक्ट कर देती है क्लेम को। उनका मिनिमम वेटिंग पीरियड 2 ईयर होता है, कुछ कंपनी 1 ईयर वेटिंग पीरियड पे देती है। और कॉर्पोरेट पॉलिसी जितनी भी है, कॉर्पोरेट जो एम्प्लॉयज़ है उनको डे 1 से इस पर रिम्बर्समेंट मिल जाता है। तो जिनकी पॉलिसी 2 साल से पुरानी है उसमें ये सारी डिजीज कवर है, लाइक पाइल्स हो, चाहे फिशर हो, फिस्टुला हो, चाहे एप्सिस हुआ हो, सभी सर्जरी उनमें कवर है और फुल 100% उनका इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी में ये डिजीज़ नोटिफाइड है और रिएम्बर्सेबल एज वेल एज कैशलेस दोनों ही सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहती है। तो सर आपने जो कैशलेस बताया वो कैशलेस कैसे पॉसिबल है? कैशलेस के लिए रूटीन प्रोटोकॉल कैसा है कि पहली बात आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और अगर उस टर्म्स कंडीशन में आपकी पॉलिसी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है और अगर आप इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आपको हॉस्पिटल में आपको अपना इंश्योरेंस कार्ड या इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर देना होता है, साथ में आपका आईडी की, ये आपकी ही पॉलिसी है, आईडी कार्ड देना होता है, और डॉक्टर जिसने आपको देखा है, फर्स्ट एग्जामिन किया है और आपको कौन से प्रोसीजर की ज़रूरत है, लाइक पाइल्स के लिए आप कौन सा प्रोसीजर कराने ऑप्ट करने वाले हो, वो प्रोसीजर का नाम करके हमको एक प्री ऑथराइजेशन लेटर कंपनी को भेजना पड़ता है, आपकी इंश्योरेंस कंपनी को। और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको स्क्रूटनाइज करके अगर उनके कोई क्वेरी है तो हॉस्पिटल को डायरेक्ट ईमेल करके आर्ग्यूमेंट जो भी करना वो हॉस्पिटल के साथ करती है। और फाइनली एक ऑथराइजेशन लेटर होता है। ऑथराइजेशन लेटर का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को असाइन कर देती है कि ये पेशेंट हमारा ही कस्टमर है और इसका एक्स अमाउंट, जितना आपका बिल आपने जनरेट किया उसमें से इतना अमाउंट वो 100% या जो भी उसकी एप्लीकेबल है अमाउंट उतना वो हॉस्पिटल को कंफर्म कर देती है कि आप इतना अमाउंट हम आपको पास कर देंगे। तो हॉस्पिटल के पेशेंट का जितना बिल है वो उसमें से माइनस हो जाता है। मीन्स हॉस्पिटल पेशेंट को हॉस्पिटल में कोई भी पेमेंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता और पूरी सर्जरी कैशलेस में हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। यानी कैशलेस आपके पास है तो सर के पास मोर देन 10 कंपनीज है जिसके अंदर ऑलरेडी कैशलेस की सुविधा है। तो आपके पास अगर आपके पास पॉलिसी है और 2 साल से ज़्यादा अगर आपको हुआ है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये ऑपरेशन कराने की, ये सर्जरी कराने के मुझे हॉस्पिटल में कितने दिन रुकना पड़ेगा? अभी अपन बात करें तो 98% पेशेंट 24 आवर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाता है। वाह। कि और वो भी क्यों कि नेक्स्ट मॉर्निंग में पेशेंट को ऐसा रहता है कि सर मैंने सुना है कि टॉयलेट करने के बाद मेरा कंट्रोल नहीं रहेगा, टॉयलेट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे को ब्लीडिंग बहुत तो नहीं होएगी, दर्द बहुत तो नहीं होएगा, मैं चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा। इसलिए हम कोशिश यही करते हैं कि पेशेंट को फर्स्ट टाइम यूरिन, फर्स्ट टाइम स्टूल, टॉयलेट पास करना और एक वॉक कर ले पेशेंट 100-200 मीटर हॉस्पिटल के अंदर ही घूम ले कि चक्कर तो नहीं है, उसको कोई पसीना आ रहा था ऐसा तो नहीं, पेन का कोई कंप्लेन नहीं, वहाँ बैठ के आराम से खाना खा ले, नाश्ता कर ले, वॉमिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, उसके लिए 24 आवर्स इनफ है। तो जब ऑपरेशन हो गया उसके अगले 24 घंटे बाद ये सब उसका रूटीन वर्क स्टार्ट हो गया, देन वी यूज टू डिस्चार्ज द पेशेंट। तो 24 to 36 आवर्स इज़ इनफ फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। ओके, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। पहले एक टाइम था कि जिसके अंदर लगता था हमको एक वीक तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, बट एज पर सर से इसकी बहुत सारी ऐसी प्रोसीजर है जिसके अंदर 24 घंटा और मैक्सिमम 36 आवर के अंदर आप हॉस्पिटल से जा सकते हो। इट वाज वंडरफुल। जो मुझे लगता है कि साइंस जो इतना आगे बढ़ा है उसके बेनिफिट हम नहीं, ये सही है। जब मैंने एमएस किया था 2000 में तब हमको कन्वेंशनल सर्जरी सिखाई जाती थी, ओपन सर्जरी जिसको बोलते हैं। आज भी वो होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में, या जब जो एडवांस सर्जरी नहीं हो पाई ऐसे पेशेंट्स में। पर उन पेशेंटों में 4 से 6 सप्ताह तक ड्रेसिंग करना, डायलिटेशन करवाना, कभी ब्लीडिंग हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी यूरिन रुक गया, पेशेंट 4 से 6 सप्ताह तक अपने काम पे नहीं जा पाता था। और वही डर है पेशेंटों को, वही
दर्द उन्होंने जो जिनके दादा परदादा ने वो दर्द सहन किया है, वही पेशेंट नेक्स्ट जनरेशन को डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है और इसमें कंट्रोल, स्टेनोसिस, बहुत सारी समस्याएं जो हो जाएगी। पर नए प्रोसीजर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ ए नाउ डे केयर सर्जरी। पेशेंट आज ऑपरेट हुआ, कल तक डिस्चार्ज हो गया और परसों से वो अपना नॉर्मल रूटीन वर्क। कई बार पेशेंट पूछता है, सर मैं गाड़ी चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा, टू व्हीलर पे क्रॉस लेग बैठूंगा तो बैठ पाऊंगा कि नहीं बैठ पाऊंगा। बट हम उनको यही बोलते हैं कि आप अपनी बाइक लेके आइए या कार लेके आइए, ऑपरेशन के बाद उसी से खुद ड्राइव करके जाइए और यहीं ड्राइव कर लीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस रहे, तो बाद में आपका ये डर उस टाइम रहे ही नहीं। एक्सीलेंट। तो दोस्तों आपने देखा कि जो सर ने बताया ये डरने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है और जितना जल्दी आप समझ लेंगे इसके लिए अच्छा है। आई होप यू लाइक द शो। हम लोग ये प्रोग्राम 2 पार्ट में करेंगे, तो ये 2 पार्ट के अंदर ये फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप भेजिए। जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजेंगे सबको बेनिफिट होगा। अगर उनको बेनिफिट होगा तो वो भी आपको दुआएं देंगे। दूसरी बात है कि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हर शनिवार सुबह 11 बजे राजू मास्टर मैं आपके सामने पेश रहूँगा। वंस अगेन बसर साहब का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।